हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहिणी दुबे फिर से हाजिर हूँ भारतीय इतिहास लेकर। वेलकम टू हिस्ट्री वर्ल्ड। हम लोगों ने कल पढ़ा कि कल हमने जो सिलेबस अपना कंप्लीट किया था उसमें हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो भी हमने पढ़ा, हड़प्पा भी हमने पढ़ा। कौन सा स्थान किस कंडीशन में हम लोगों को मिला और वो जिस कंडीशन में मिला वो उस तरह से क्यों है। हड़प्पा की स्थिति बहुत बुरी थी, हमने देखा। मोहनजोदड़ो की स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छी अवस्था में हमको मिला, पर क्यों हुआ, ये भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। हम पढ़ रहे थे कि मोहनजोदड़ो में किस तरीके का नगर नियोजन किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो शहर था वो 2 भागों में बटा हुआ मिला है, ना कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे तो ये चीज़ कॉमन ही मिली है हमको ज़्यादातर। ये एक तरफ हमें नगर टीला, एक तरफ हमें दुर्ग टीला मिला है। दुर्ग में राजा निवास करते थे संभवतः, और नगर में नगरवासी निवास करते थे। दुर्ग टीले की ऊंचाई थोड़ी सी ऊपर होती थी, पश्चिम दिशा में मिला है। और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें कल आपको समझाई थी। आप लिंक लेकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पीछे के सारे वीडियोस लिंक में जा कर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप देख करके ले सकते हैं। तो आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर रोज़ मेरा वीडियो आता है और आपके बोर्ड की तैयारी के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे आगे। मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने पढ़ लिया था नगर, और मैंने आपको ये बताया था कि जो नगर है वो ईंटों से बनता था। मतलब 6000 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर भी पकी ईंटों का प्रयोग होता था। हमें इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि जो ईंटें हैं वो भट्टे में पकाई जाती थी, जैसे कि आज भी पकाई जाती हैं। और नगर बहुत व्यवस्थित तरीके से था। एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको पहले जो मुझे याद आता जाता है इम्पोर्टेंट, मैं बताती जाती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। 2 तरह की सभ्यताएं होती हैं, एक होती है ग्रामीण सभ्यता और एक होती है नगरीय सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, ईंटें। ईंटों के बारे में कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये है कि हड़प्पा वासी किस तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो हमारा आंसर होगा पकी हुई ईंटों का वो लोग प्रयोग करते थे। उनके घर पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि ईंटों का माप क्या था। तो माप के मामले में लंबाई चौड़ाई का तो इतना मेजरमेंट आप लोगों की बुक में नहीं है और हम उस पर नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। वो आपकी बुक में है कि जो ईंटों की ऊंचाई थी, इसको आप नोट कर लीजिए। जो ईंटें थी वो किस तरह की, उनकी जो ऊंचाई थी उसका 4 गुना लंबाई, एक ईंट की बात कर रही हूं मैं, और 2 गुना चौड़ाई। ठीक है ना। अगर ईंट मान लीजिए इतनी ऊंची है, ये इतनी अगर ईंट ऊंची है तो आप ये समझ लीजिए इसका 4 गुना लंबाई है ना, ये उसकी जो लंबाई है वो इसका 4 गुना होगी और उसकी चौड़ाई जो है वो इसका 2 गुना होगी। तो इस तरीके से ईंट की ऊंचाई और लंबाई का जो प्रमाण है, वो जो मेजरमेंट है वो हमारी किताब में, इसको आप नोट कर लीजिए। ईंटों की ऊंचाई उसकी लंबाई के 4, मतलब ईंटों की जो लंबाई थी वो ऊंचाई के बराबर 4 गुना लंबाई थी और चौड़ाई जो है वो 2 गुना होती थी। ठीक, ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट था, जरूरी नहीं है कि आए, बट आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब आगे आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जल निकासी व्यवस्था। इससे रिलेटेड आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, अगर आप वैसे का वैसा लिख सकते हैं, उसको अपने शब्दों में भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जल निकासी व्यवस्था का मतलब होता है पानी की निकासी किस तरीके से थी। कैसे पानी, जैसे घरों में पानी यूज हुआ, खाना बना, या वॉशरूम वगैरह में पानी यूज हुआ, तो फिर वो पानी कहाँ से निकल के कहाँ जाता था। तो एक तो ये है कि शहरों में
यहाँ का इस रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन आपका 1 लाइन का क्या रहेगा कि शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशिष्टता, शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशिष्टता क्या थी? तो आपका आंसर होगा जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर फोकस इन्होंने किया है, जो साक्ष्यों में हमें मिला है, वो यही है कि इनका जो जल निकासी व्यवस्था थी इतना नियोजित ढंग से जल जाता था कि बिल्कुल भी कहीं परेशानी नहीं होती थी, कहीं पानी नहीं रुकता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्यवस्थाएं कैसी थी। जो व्यवस्थाएं यहाँ पर थी वो आज भी हम लोगों के यहाँ नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि इनका घर है, इनके घर होते थे इस तरीके से, आंगन होता था। अभी मैं आगे और बताऊंगी आपको गृह स्थापत्य में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये घर बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो इनकी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि पहले इन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया था जिसमें नालियां पहले बनाई गई, फिर चबूतरे बनाए गए, फिर उनके ऊपर घर बनाए गए। तो नालियां पहले इसलिए बनाई गई कि जो घर की दीवारें थी उन दीवारों से सटा करके नालियां, ताकि जहां कहीं भी जल निकासी करनी हो तो सीधा पानी नालियों में जाए। घर से पानी निकलकर घर की नालियों से घर के पीछे, मोस्टली घर के पीछे वाले एरिया में नालियां, सारे घरों में ये एक ही चीज मिली है कि घर की जो पीछे की दीवार है वहां पर सबकी नालियां बनी है। अब क्योंकि सब जगह सेम चीज मिली है, इसलिए यही अंदाजा लगाया गया कि इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना करके फिर नगर व्यवस्थित रूप से बनाया गया। पानी निकलता था, नालियों में जाता था, और नालियों में जाकर के फिर पानी आगे एक बड़ा सा होल होता था, उसमें जाकर के उसमें चला जाता था पूरा पानी। उसके बाद और आगे जाके एक बड़े नाले में पूरा पानी चला जाता था और आगे उसकी निकासी थी। ठीक, अब देखिए ये छोटे छोटे होल नालियों में बनाए गए थे। नाली सड़क की है, घर से पानी निकला और सड़क की नाली में पानी गया। जैसे वहां पर गया तो वहां पर छोटे छोटे होल बनाए जाते थे। इन होलों के क्या क्या काम था इनका? यहाँ जाकर के जालियां इनके ऊपर ढकी हुई नालियां थी। ठीक है ना, ये नालियां ढकी मैं लिखवा दूंगी अभी। तो ढकी हुई नालियां थी, उनके अंदर छोटे छोटे होल थे। उन होल्स में जाकर के पूरा का जो कचरा था मोटा, वो रुक जाता था। ठीक, वो रुक जाता था और पानी निकल जाता था। फिर उसके बाद एक जो छोटे छोटे होल थे उसमें रुक गया, आगे जाके एक बड़ा होल रहता था जिसमें जाकर के और जो और मोटा कचरा रहता था जो यहाँ नहीं रुक पाता था, वो आगे जाकर के और छोटा या बड़ा जो भी था वो यहाँ पर पूरा एकत्रित कर दिया जाता था और पानी पूरा निकल जाता था। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके की नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई नालियां। हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। दूसरा, ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनी होती थी। पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां हमें यहाँ पर मिली हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका विकास किस लेवल का था। नालियां भी पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। दूसरी एक और आपके लिए, ये इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और क्वेश्चन आता है, इसी व्यवस्था से रिलेटेड है, वो जल निकासी व्यवस्था से, और बाकी आप उसको नगर नियोजन में भी पूरा, ये सब नगर नियोजन के अंतर्गत कर, मैंने आपको बताया था कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका नगर नियोजन का पूरा बनेगा, जिसमें आपको कल वाला पोर्शन की जो टीले, जो मैंने दुर्ग और नगर टीला और दुर्ग टीला बताए थे, वो आपको उसमें इंक्लूड करना है। साथ ही आपको उसमें ये जल निकासी व्यवस्था शहर की ये इंक्लूड करनी है। ठीक, जल निकासी व्यवस्था ये अलग से आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है,
पूरा नगर नियोजन 4 नंबर में आएगा। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, क्या बोलेंगे हम, किस तरह से लिखेंगे कि घरों की नालियां बाहर की नालियों से जुड़ी हुई थी, वहां पानी जाता था, नालियां ढकी हुई होती थी, नालियों में छोटे छोटे होल बने हुए थे, छोटी नाली बड़े नाले से और वो और बड़े नाले से जुड़ी हुई थी। जो बड़े बड़े या छोटे छोटे होल्स थे उनमें कचरा, बड़ा भारी जो कचरा था वो सारा मोटा मोटा रुक जाता था और पानी इजीली वहां से निकल जाता था, जिससे किसी तरह की गंदगी या पानी के रुकने जैसी समस्याएं पैदा नहीं होती थी। तो ये बस इतना सा हमें जल निकासी व्यवस्था में लिखना है। कचरे को उठा लिया जाता था, जैसे कचरा जमा हुआ तो उसको उठा लिया जाता था और इस तरीके से सफाई व्यवस्था वहां पर होती थी। ये 3 नंबर में हम लिख देंगे। हमारे जल निकासी व्यवस्था का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी में आता है, ग्रिड। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है 3 नंबर में भी पूछ लिया जाए। ग्रिड प्रणाली क्या थी, ठीक, जो इसका ही एक पार्ट थी। तो ग्रिड प्रणाली क्या थी, हम लोग इसमें आंसर क्या लिखेंगे, सड़कों को, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ठीक है, सड़कों का और नालियों का जाल बना हुआ था। बस इतना हमें लिखना है। ये ग्रिड व्यवस्था है। ग्रिड व्यवस्था, ग्रिड प्रणाली क्या होती है, बहुत कम, ये आज भी हम लोगों को देखने को बहुत कम मिलती है। ग्रिड व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था होती है कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस तरीके से सड़कों का जाल बना रहता है ना, और उसका एक जो खास रीजन होता है वो ये रहता है कि आपकी जो, जैसे कॉलोनी, कोई एक कॉलोनी हो उसको इस तरीके से बना दिया जाए तो सारे मकान बिल्कुल बराबरी से बनेंगे, उनका जो एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा और आप जो गलियां होंगी वो बराबर की होंगी। किसी भी गली से जाके आप क्रॉस करके किसी दूसरी गली में जा सकते हैं। ये ग्रिड प्रणाली होती है। आपको इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है 2 नंबर में कि ग्रिड प्रणाली क्या थी। तो हड़प्पा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उनका एक जाल सा बना हुआ था, इसी को ग्रिड प्रणाली कहते थे। तो सब कुछ समतल था, समानुपाती था, इसलिए इजीली जो नालियां भी बनी थी तो इजीली वहां से पानी वगैरह और साफ सफाई की जो व्यवस्था थी बहुत आसानी से वहां पर हो जाती थी। ये हमारा ग्रिड प्रणाली का आंसर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम। हमारी अगली हेडिंग है, आप लोगों को मैंने बोला है कि आप अपनी बुक को साथ में लेकर के चलेंगे। मैं इसलिए कुछ भी अपने मन से ऐसे ही मैं पढ़ा सकती हूँ आपको कि पॉइंट टू पॉइंट कराते चलूं, बट बुक मैंने इसलिए आप लोगों को संग में सामने रखवाई है। मैं भी अपने सामने बुक रखती हूँ ताकि आप मेरे पढ़ने के बाद जब बुक में देखें तो आपको ऐसा लगे कि इन चीजों को आपने पढ़ लिया है, ठीक, ताकि आपको वो चीजें ऐसी ना लगे कि जिनको आपने कभी देखा ही नहीं। आप इजीली इनसे फिर नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता रही हूँ। गृह स्थापत्य, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा गृह स्थापत्य। अब गृह स्थापत्य में क्या है, यानी कि आर्किटेक्चर कैसा था, घर का आर्किटेक्चर कैसा था। आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कैन यू बिलीव इट कि उस समय भी लोग अपनी प्राइवेसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ऐसा नहीं है भाई कि हम लोग ही सिर्फ प्राइवेसी को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हम अपना एक अलग रूम रखेंगे, उस रूम में कोई आएगा जाएगा नहीं, सबके लिए सेपरेशंस हो गए। ऐसा सिर्फ हम नहीं सोचते हैं, ऐसा बहुत पहले से हमारे पूर्वज सोचते हुए आ रहे हैं, जिसका उदाहरण हमें यहाँ की स्थापत्य कला में मिला है। ये क्वेश्चन आपका नगर
नियोजन में भी जाएगा इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपसे अलग से स्थापत्य कला या गृह स्थापत्य पूछा जाए, किस तरीके से घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसमें आप इसको डालेंगे। ठीक है, गृह स्थापत्य में हम लोगों को अलग से मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के बता रही हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। गृह स्थापत्य में ये जो मैप है इसको आप शब्दों में लिख देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चौकोर मकान हमें सभी जगह मिले हैं, पहली बात। दूसरा कि इन मकानों में क्या होता था, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बने रहते थे। ठीक है, ये आंगन जो था वो आपके काम के लिए, धूप के लिए, खाना भी बनता था, कपड़े भी धुलते थे, बर्तन भी धुलते थे, सब चीज़ों के लिए यूज़ होता था। जैसे जनरली हम लोगों के यहाँ भी आंगन का यूज़ किया जाता है। हालांकि अब आज के समय में घरों में आंगन खत्म हो गए, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो शायद आपका मन कर जाए कि हम भी ऐसा ही एक घर बनाएं, क्योंकि वाकई में बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा बनाते थे कि उसको जब पढ़ेंगे हम तो ऐसा लगता है कि ऐसा घर होना चाहिए। तो चारों तरफ कमरे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिए, शायद इतने ना रहते हो। चारों तरफ कमरे रहते थे। एक इनका बेसमेंट भी हमें मिला है अंदर की तरफ जाने के लिए, और ऊपर छत भी मिली है। ऊपर जाने के लिए, छत जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और बेसमेंट में जाने के लिए भी सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, एक बेसमेंट मिला है। अब आप सोच रहे होंगे बेसमेंट क्या है, तो भाई बेसमेंट का जनरली आजकल तो हम लोग गैरेज वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर बेसमेंट में एक कमरा होता था, और वो जो कमरा था उस कमरे की जो दीवारें थी उन दीवारों में किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी खिड़की? ताकि ऊपर से कुछ भी अंदर का दिखाई ना दे। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइवेसी की हद कितनी है। हम लोग तो फिर भी खिड़कियां रखते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई वेंटिलेशन हमें यहाँ नहीं मिला है। जो भी कुछ इनका कुछ भी प्राइवेट काम हो सकता है, वही जानते हैं वो क्या करते थे। तो वो उसके लिए बेसमेंट में एक हमको कमरा मिला है, चारों तरफ कमरे, बीच में आंगन मिला है। हर एक घर में जनरली हमको एक स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, हम लोग ये सिर्फ मॉडर्न नहीं है भाई, ये लोग भी बहुत मॉडर्न थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग स्विमिंग पूल का यूज करते हैं, शायद हमसे ज्यादा मॉडर्न थे। हर घर में एक स्विमिंग, आज देखा है आपने हर घर में स्विमिंग पूल? हर घर में तो स्विमिंग पूल शायद ही हम लोगों क्या हो, पर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हर एक घर में एक स्विमिंग पूल हमें मोस्टली मिला हुआ है। बाहर की तरफ एक कुआं हमें ज्यादातर घरों में मिला है, और उसमें अलग से व्यवस्था थी, और ये कुआं जो है वो राहगीरों के लिए होता था। अपने बारे में ही नहीं सोचते थे ये लोग, आने जाने वालों के बारे में भी सोचते थे। ये जो गेट था इनका, घर का सामने का जो गेट था, इस गेट की व्यवस्था कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता था, इसका एंगल ऐसा रखा जाता था कि आप जब किसी के घर के सामने से गुजरे तो आपको अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे डायरेक्टली। तो इस तरीके से प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के घर बनाए जाते थे। कुएं बनाए जाते थे, मैंने बताया आपको, कुआं बाहर की तरफ होता था, घर से बाहर की तरफ कुआं होता था, और उसका मतलब होता तो वो आंगन में ही था, घर का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसका जो रास्ता था वो अलग से निकाल दिया जाता था, ताकि जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं, वो सड़क पे चलने वाले लोग इजीली यहाँ से आकर के कुएं से पानी पी सकें। इसके लिए कुआं बाहर था। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है 1 नंबर का, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी मिली है? आप नोट कर लीजिए, और ये भी नोट करिएगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन 101% आपको आपके पेपर में मिलेगी। 700, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या हमें 700 मिली है। ठीक है,
तो ये गृह स्थापत्य है, मैंने आपको बताया। अब आपको इसी चीज को आपको शब्दों में उतार देना है कि एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, एक बेसमेंट में कमरा होता था, छत भी होती थी, सीढ़ियां हमें छत पे जाने के लिए भी मिली हैं, अंदर जाने के लिए भी मिली हैं, बाहर की तरफ एक कुआं होता था, हर एक घर में एक स्विमिंग पूल होता था। इतना आप लिख देंगे, आपको जो भी एग्जामिनर, जो भी आपका कॉपी चेकर होगा, वो 101% आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। और ये चित्र भी बना दीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ इसमें इतना कठिन काम नहीं है कि कोई कर ना पाए। एक दो बार आप इसको बिना देखे बना लीजिए और उसके ऊपर 4 शब्द लिख लीजिए, तो पिक्चर मेकिंग सेंटेंस हो जाएंगे। अब एक और चीज है यहाँ पर, इन्होंने एक बात बोली है कि अर्नेस्ट मैके की बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक, इस बुक को आप लोग लिख लीजिएगा, आपके पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इन्होंने नालियों के बारे में काफी वर्णन दिया है। अर्नेस्ट मैके ने नालियों के बारे में बताया है कि किस तरीके की नालियां थी, कहाँ से कहाँ जाके जुड़ती थी, जो मैंने आपको भी बोर्ड पे डिस्क्राइब किया, वही सारी चीजें इन्होंने इसमें बताई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कहीं कहीं हमें नालियां गंदी भी मिली है, वहां पर कचरा जमा मिला है, और उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि उन नालियों को कंटिन्यूशन में साफ नहीं किया जाता था। ये पूरा विवरण अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन अपनी बुक में दिया है। ओके, अब हम आते हैं दुर्ग पर वापस से एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने के लिए। तो अगला जो आपकी हेडिंग है, मैं इसलिए हेडिंग वाइज हेडिंग चल रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे पढ़ने में। आप अगर किताब खोलें तो आपको समझ में आए कि हमने कहाँ से पढ़ा है। तो दुर्ग आपको जो दिया है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उसको हमको पूरा नहीं पढ़ना, उसमें से 2 चीजें निकाल के मैं आपको बताऊंगी कि जो भी दुर्ग मिला है, दुर्ग टीला हम लोगों को पश्चिम, अभी हम लोगों ने बात की नगर की, नगर टीले की बात की। नगर में हमने स्थापत्य देखा, नगर नियोजन देखा, जल निकासी व्यवस्था देखी, और जिस तरीके से वहां पर घर बनाए जाते थे वो हमने देखे। हर एक घर में एक स्नानागार भी होता था, एक स्विमिंग पूल भी होता था। अब हम बात करेंगे पश्चिमी टीले की, यानी कि दुर्ग की। तो दुर्ग में क्या है, दुर्ग में हमें विशेष तौर पर 2 सार्वजनिक इमारतें मिली हैं हर एक नगर के दुर्ग में। ठीक, अब ये 2 सार्वजनिक इमारतें कौन सी हैं? पहला तो हमें मिला है माल गोदाम, यानी कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का माल या सामान, जो भी चीजें थी यूज करने वाली, उनको भरने के लिए इन्हें बनाया जाता था। बहुत अच्छी अवस्था में नहीं मिले हैं, पर हमें मिले हैं, वहां से हमें अनाज वगैरह के साक्ष्य भी मिले हैं, चीजों को रखने के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा हमें यहाँ से मिला है स्नानागार। ठीक है, स्नानागार मिला है। मैं यहाँ पर एक विशाल स्नानागार लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आती हूँ। ये विशाल स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। देखिए, स्नानागार तो हमें सभी जगह से मिला है, ठीक, मैंने बताया जैसे आपको हर एक घर में ही मिला है। दुर्ग में भी हमें ये 2 इमारतें विशेष तौर पर सब जगह मिली हैं। लेकिन जब बात आती है विशाल स्नानागार की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्विमिंग पूल हमें मिला है वो मोहनजोदड़ो में हमको मिला है। और सर जॉन मार्शल ने इसके लिए कुछ शब्द कहे हैं। उन्होंने बोला है कि ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक नमूना है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय ऐसी चीज पूरे विश्व में उन्होंने कहीं नहीं देखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी बड़ी संपदा की संतानें हैं, कितने बड़े देश में कितनी अच्छी चीज को पीछे छोड़कर अब हम लोग उसी देश में रह रहे हैं। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से हमको मिला है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी आकृति बना के बता देती हूँ। बहुत सुंदर स्नानागार मिला है। कुछ पॉइंट्स इसमें आपके लिए आएंगे। एक तो यही हो गया कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। ठीक है, स्नानागार आयताकार है। ठीक, आयताकार स्नानागार है, और इसमें भी क्या चीजें मिली हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम मिले हैं। ठीक है, हम ही नहीं है भाई मॉडर्न, ये लोग भी बहुत मॉडर्न थे। तो चेंजिंग रूम भी यहाँ पर मिले हैं, श्रमिक आवास भी मिले हैं।
जो मजदूर वगैरह हैं वो यहाँ पर रहते थे, चेंजिंग रूम थे। यहाँ पर एक कुआं हमें मिला है विशाल स्नानागार में, जहाँ से पानी की एंट्री स्विमिंग पूल में होती थी। यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ मिली हैं, जहाँ से लोग उतर अंदर जाते थे। यहाँ भी सीढ़ियाँ मिली हैं जिससे लोग अंदर या बाहर हो जाते थे। ठीक, और इसमें जो ये फर्श है, इस फर्श पर हमें 2 इंच मोटी जिप्सम की चिनाई मिली है। ठीक है, जिप्सम की चिनाई हमें 2 इंच मोटी यहाँ पर प्राप्त हुई है, यानी कि जो फर्श था वो बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ का बनाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इतने ही क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जलाशय भी था, सीढ़ियाँ भी थी। आप जब विशाल स्नानागार के लिए, वैसे तो विशाल स्नानागार के लिए इतना 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं बनता है, 1 नंबर में ही जनरली मैंने देखा है। अगर आपसे फिर भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को आप शब्दों में उतार सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका नगर नियोजन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि नगर नियोजन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ डालनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन नगर नियोजन का आएगा, उसमें हम डालेंगे दुर्ग टीला और नगर टीला। फिर हम बात करेंगे नगर के बारे में, जिसमें हम डालेंगे क्या क्या चीज़ें कि हमने जल निकासी व्यवस्था पढ़ी, किस तरीके से थी, कुओं की व्यवस्था थी, घर कैसे बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं, हर घर में एक स्नानागार मिला है। ये सारी चीज़ें हम, और फिर हम दुर्ग के बारे में लिखेंगे कि दुर्ग में हमें, वो तो नगर नियोजन, अगर दुर्ग अलग से पूछेंगे तो फिर हम दुर्ग के बारे में लिखेंगे। वहाँ पर 2 तरह की इमारतें हमको सार्वजनिक मतलब जिनको आम जनता भी यूज कर सकती थी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शवाधान यानी कि शव, कब्रिस्तान कैसे मिले हैं, कैसे लोग शव को दफनाते थे। जलाए जाने के साक्ष्य तो हम लोगों को यहाँ से नहीं मिले हैं। एक बार मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमें सारे शवों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये भी समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता चल रही थी विश्व में, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र में। ठीक, मिस्र में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, ममीज, सुना होगा या पढ़ा होगा। मिस्र के लोग क्या करते थे कि वो अभी भी करते हैं, और इवन कि वो उनकी जो लोग, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज को वो एक लेप लगा करके रख देते हैं। ठीक, ताकि वो बॉडीज काफ़ी लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। उस तरह की बॉडीज को ममीज कहा जाता है। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एक प्रथा टाइप की है मेसोपोटामिया में, कि लोगों के संग में उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके पहनने ओढ़ने का सामान जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था वो दफना दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग मरने के बाद भी उनका एक अलग तरह का जीवन रहता है और वहाँ पर उन्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, डरावना लग रहा है ना सुनने में, लेकिन ये सच है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था। बहुत सारे देशों में, विशेष तौर पर मेसोपोटामिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और हम भारत की बात करें तो अब तो भारत में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमें शवाधान मिले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, हड़प्पा से क्या मिला है हमको? सभी जगह कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में आता है R37। ठीक है, R37 नामक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। R37 कहाँ से मिला है? कल मैंने आपको एक बताया था, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। तो जो शवाधान मिले हैं वो शवाधान हमें यहाँ किस तरह के मिले हैं कि शवों को दफना दिया जाता था और उनके संग में, जिससे मैंने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो
व्यवस्था थी या जो ट्रेडिशन था वो यहाँ भी लोग यूज़ करते थे, फॉलो करते थे और लोगों के साथ उनकी पसंदीदा चीज़ों को दफना देते थे। जब कब्रों को खोदा गया, खुदाई हुई और शवाधान निकले तो वहाँ देखा गया कि लोगों के संग में उनके प्रिय पशु तक, रोपड़ नाम की एक जगह है पंजाब में, वहां पर हमें एक मनुष्य के संग में एक कुत्ते के शव के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब कुत्ते के साथ इंसान को तो नहीं दफनाया जा सकता डेफिनेटली, तो इंसान के संग में कुत्ते को, और हम ये मान सकते हैं कि कुत्ता उनका पालतू पशु था जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसके संग में उसकी बलि दे दी गई। ठीक है, कुत्ते को सती कर दिया गया। अब आगे हम इसमें एक और क्वेश्चन आपका शवाधान में जुड़ता है। एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है कि एक पुरुष की खोपड़ी, ठीक है, एक पुरुष की खोपड़ी के समीप जैस्पर के मनके और आभूषण, तो ये हमको हड़प्पा के यहाँ से मिले हैं। R37 नामक कब्रिस्तान हमें मिला है हड़प्पा से, और यहीं से हमको एक पुरुष की खोपड़ी मिली है और उसके पास में जैस्पर के आभूषण भी हमें प्राप्त हुए हैं। और भी बहुत सारे हमें मनके के आभूषण या बहुत सारे लोगों के संग में बहुत सारे उनकी पसंद की चीजें कब्रिस्तानों में, शवाधानों में मिली हैं। शवाधान अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम प्रॉपरली शवाधान पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। जब हम PSC वगैरह के लिए कभी मैं अगर क्लास लूँगी तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर शवाधान में इतना ही। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है, देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 9 पर विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है, अब विलासिता क्या होती है ये कौन बताएगा भाई, बता दीजिएगा कमेंट में। विलासिता की वस्तुएं, ठीक, विलासिता को इंग्लिश में कहते हैं लग्जरी। तो लग्जरी या यूज दो तरह की वस्तुएं यहाँ पर पाई गई हैं। एक तो थी सामान्य उपयोग वाली, ठीक है, आप और हम लोग जो यूज करते हैं। फिर यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े लोग रहते थे, ठीक है, और उन बड़े बड़े लोगों में, अब जैसे जिन बर्तनों में टाटा अंबानी लोग खाते हैं उन बर्तनों में हम लोग तो खाते नहीं हैं, है ना, तो वो यहाँ पर भी था। यहाँ भी टाटा अंबानी इस टाइप के लोग थे और ऐसे लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा में ज़्यादा थे। और वहाँ पर जो महंगी बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ठीक, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती हूँ। ठीक, आपके लिए 2-3 नंबर का क्वेश्चन। एक तो विलासिता की वस्तु में दो तरह की वस्तुएं थी। पहला इसमें थे कौन सी, पत्थर और मिट्टी से बने बर्तन वगैरह, ठीक है, जो वस्तुएं थी पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी। और इसमें कौन सी वस्तुएं थी, इसमें एक नाम आपको मिलेगा आपकी किताब में, फ्योन्स। ठीक है, फ्योन्स क्या था, अब हम लोग फ्योन्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्योन्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फ्योन्स, पहली बात मैं बता दूं आपको, एक मिक्सचर होता था। फ्योन्स कोई धातु नहीं है, फ्योन्स कोई बर्तन नहीं है। आपको बुक में फ्योन्स से बना हुआ एक पात्र दिया गया है। फ्योन्स एक मिक्सचर है जिससे बर्तन या विलासिता वाली मीन्स एक्सपेंसिव बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और वो ऐसे जनरली हम लोगों को नहीं मिले हैं हर जगह, बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बहुत खास जगहों पर, या हम ये कहें बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि भाई कम मात्रा में है तो यूज़ उनका कम होता होगा, वो देखने में एक्सपेंसिव है, तो मतलब कि बड़े बड़े लोग या राजा वगैरह जो होते होंगे उनके पास वो ज़्यादा यूज़ होता होगा। तो फ्योन्स था क्या, ठीक है, फ्योन्स में देखिए क्या लिखेंगे हम, घिसी हुई रेत
या बालू। ठीक है, एक चीज हो गई। मैंने बोला मिक्सचर था, किसका मिक्सचर था? घिसी हुई रेत या बालू प्लस रंग। ठीक है, घिसी हुई रेत, बालू और रंग, और उसके साथ में एक क्या था? चिपचिपा पदार्थ। ये तीन चीजों का मिश्रण था। तो प्रॉपरली आपके फ्योन्स की डेफिनेशन आती है। फ्योन्स क्या था? तो आप क्या लिखेंगे? घिसी हुई रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण। पदार्थ का मिश्रण। ठीक है, पकाकर बर्तन बनाए जाते थे। बस इतना आपको फ्योन्स के बारे में लिखना है। फ्योन्स एक तरह का मिश्रण था जिसमें घिसी हुई रेत, रंग, घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपा पदार्थ, इन तीनों को मिलाकर के एक टेक्सचर तैयार किया जाता था और एक डो बनाया जाता था और उससे फिर बर्तन को बनाया जाता था। उससे बना हुआ बर्तन हमें यहाँ पर दिख रहा है। छोटी सी मटकी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर आपको एक तांबे का बर्तन भी है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें जो थी वो यहाँ पर यूज की जाती थी। मतलब लग्जरियस भी था, लग्जरी भी थी इन लोगों के पास। ऐसे वैसे नहीं थे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत महान थे, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारे देश में भी इस तरह की चीजें हुई हैं। हमारे यहाँ भी लोग इतने अच्छे तरीके से 6000 वर्ष पहले भी रहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे बात करेंगे और भी जो चीजें हैं। अभी आपका शिल्प उत्पादन बचा हुआ है, यहाँ पर व्यापार बचा हुआ है। ठीक है, और आपके कुछ चीजें मोहरे वगैरह, व्यापार के साथ में आपका मोहरे, रहस्य और लिपि और सभ्यता का अंत। बाकी आगे की चीजें मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी हैं और जो कुछ रह जाएगा वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। अभी भी 2 से 3 दिन आपको इस चैप्टर को ख़त्म करने में लगेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एकदम से ख़त्म कर सकती हूँ आपका चैप्टर, 2 दिन में भी ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो चीज़ों को इतने अच्छे से हमें वो याद हो जाती हैं कि हमें दोबारा से रिवीजन नहीं करना है, उनको हमें रटना नहीं है। आपको पेपर में दिखाई देंगी और आप तुरंत आपको याद आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ हमने क्लास में पढ़ी थी। आपको बस एक बार अपने लिखने के बाद एक बार उसको आपको रिवाइज एक ही बार पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको उसे याद नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ हिस्ट्री वर्ल्ड में और पढ़ते रहिए भारतीय इतिहास और जानते रहिए हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का इतिहास। थैंक यू सो मच।